नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुक करते हैं खबरों का। मजहब की आड़ में लव जिहाद का गंदा खेल खेलने वाले अब सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी सारी करतूतों का हिसाब करने वाला कानून यूपी की योगी कैबिनेट में पास हो गया है। सीएम आवास पर हुई बैठक में लव जिहाद पर कानून पास कर दिया गया है। लव जिहाद और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए यूपी सरकार अध्यादेश लाई। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये कानून जारी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने वालों की अब खैर नहीं है। योगी कैबिनेट की बैठक हुई है जिसमें लव जिहाद के खिलाफ कड़े कानून को मंजूरी दे दी गई है। ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि इसे गैर कानूनी धर्मांतरण निरोधक बिल के नाम से जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में लव जिहाद के मामले सामने आने के बाद योगी सरकार ने लव जिहाद के खिलाफ कानून लाने का ऐलान किया था। अब इस कानून पर योगी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। सोमवार को ही उत्तर प्रदेश के कानपुर में 14 से 11 मामले लव जिहाद की पुष्टि हुई थी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में बड़ा खुलासा हुआ था। जानकारी के मुताबिक सिर्फ 3 मामलों में ही लड़की बालिग थी, बाकी सभी मामलों में लड़की जो थी वो नाबालिग थी। तो अब मजहब की आड़ में लव जिहाद का गंदा खेल खेलने वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि उनकी सारी करतूतों का हिसाब करने वाला कानून यूपी की योगी कैबिनेट में पास हो चुका है। सीएम आवास पर हुई बैठक में लव जिहाद पर कानून पास कर दिया गया है। लव जिहाद और गैर कानूनी धर्म परिवर्तन रोकने के लिए यूपी सरकार अध्यादेश लेकर आई है। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचना देनी होगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐलान किया था कि हम लव जिहाद पर नया कानून बनाएंगे ताकि लालच, दबाव, धमकी या झांसा देकर शादी की घटनाओं को रोका जा सके। यूपी सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के लिए 15,000 रुपए के जुर्माने के साथ 1 से 5 साल की जेल की सजा का प्रावधान है। अगर SC/ST समुदाय के नाबालिगों और महिलाओं के साथ ऐसा होता है तो 25,000 रुपए के जुर्माने के साथ 3 से 10 साल की जेल हो सकती है। इसके अलावा सिद्धार्थनाथ सिंह ने जानकारी देते हुए कहा कि यूपी कैबिनेट उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लेकर आई है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि बीते दिनों में 100 से ज्यादा लव जिहाद की घटनाएं सामने आई थी, जिनमें जबरन धर्म परिवर्तन किया जा रहा था। इसके अंदर छल कपट, बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा था। अध्यादेश में धर्म परिवर्तन के इच्छुक होने पर जिलाधिकारी को 2 महीने पहले सूचित करना होगा। इसका उल्लंघन किए जाने पर 6 महीने से 3 साल तक की सजा और जुर्माने की राशि 10,000 रुपए से कम के नहीं होने का प्रावधान है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता लखनऊ से पुनीत मोहन इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पुनीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। लव जिहाद को लेकर अध्यादेश ले आई है योगी सरकार, क्या कुछ प्रावधान इस अध्यादेश में रखे गए हैं? देखिए पल्लवी, कल उत्तर प्रदेश की कैबिनेट बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 लाया गया है। अगर सीधे तौर पर इसे समझे तो कहीं ना कहीं इसको लाने का उद्देश्य लव जिहाद को लेकर के, क्योंकि जिस तरीके से कानपुर, मेरठ और सहारनपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और पुनीत की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, हम फिर से उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने के बाद सबसे पहले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने देवरिया में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कही थी। उन्होंने कहा था कि जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा है कि महज शादी करने के लिए किया गया धर्म परिवर्तन अवैध होगा। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार इस बाबत सख्त प्रावधान वाला कानून लाएगी और फिर ऐसी हरकत करने वालों का राम नाम सत्य ही होगा। उनके इस ऐलान के साथ ही बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी लव जिहाद के खिलाफ कानून बनने की मांग उठने लगी थी। अब ये बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने लव जिहाद पर अध्यादेश पास कर दिया है। मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश पास किया गया। अध्यादेश के मुताबिक धोखे से धर्म बदलवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। इसके अलावा धर्म परिवर्तन करने के लिए जिला अधिकारी को 2 महीने पहले ही सूचना देनी होगी और अगर ऐसा नहीं किया गया तो भी सजा भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। तो उत्तर प्रदेश में लव जिहाद और धर्मांतरण की घटनाओं पर लगाम कसने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा सख्त कदम उठाया है। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 को मंजूरी दे दी गई है। इस कानून के लागू होने के बाद छल कपट और जबरन धर्मांतरण के मामलों में 1 से 10 वर्ष तक की सजा हो सकती है। खासकर किसी नाबालिग लड़की या SC/ST की महिला को छल से या
जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी को 3 से 10 वर्ष तक की सजा भुगतनी होगी। सीएम योगी की अध्यक्षता में कुल 21 प्रस्तावों पर मुहर लगी, जिनमें से सर्वाधिक चर्चित और प्रतीक्षित धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को स्वीकृति दे दी गई है। जबरन धर्मांतरण को लेकर तैयार किए गए मसौदे में इन मामलों में 2 से 7 साल तक की सजा का प्रस्ताव किया गया था, जिसे सरकार ने और कठोर करने का निर्णय किया। इसके अलावा सामूहिक धर्मांतरण के मामलों में भी 3 से 10 वर्ष तक की सजा होगी। जबरन या कोई प्रलोभन देकर किसी का धर्म परिवर्तन कराया जाना अब अपराध माना जाएगा। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि यूपी कैबिनेट ने अध्यादेश 2020 जारी किया है, जो उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था सामान्य रखने के लिए और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए जरूरी है। 100 से ज्यादा घटनाएं सामने आई थी, जिनमें जबरदस्ती धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इसके अंदर छल कपट बल से धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। इस पर एक कानून बनाना एक आवश्यक नीति बनी, जिस पर कोर्ट के आदेश आए हैं। मंगलवार को कैबिनेट अध्यादेश लेकर आई, जिसे मंजूरी दे दी गई। कोरोना वायरस संक्रमण काल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वैश्विक महामारी पर अंकुश लगाने के नित नए प्रयास के साथ ही विकास कार्यों को भी वरीयता दी है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा को भी उन्होंने वरीयता दी है। उनका हमेशा से फोकस प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधारने पर रहता है और लव जिहाद भी कानून व्यवस्था का बड़ा मामला बनता जा रहा है। इसलिए प्रदेश सरकार ने इस पर भी नियंत्रण लगाने के लिए धर्मांतरण अध्यादेश लाने का फैसला लिया और वो फैसला मंगलवार को उन्होंने पूरा भी किया है। मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद कानून पर विस्तृत चर्चा के बाद इस पर मुहर लगा दी गई है। हाईकोर्ट की ओर से फैसले के बाद थोड़ा बदलाव करते हुए राज्य सरकार ने एक धर्म से दूसरे धर्म में शादी पर नया कानून सरकार ने पास कर दिया है। और पुनीत मोहन हमारे संवाददाता लखनऊ से एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, आपसे हम जानकारी चाह रहे हैं कि क्या कुछ अध्यादेश में प्रस्ताव रखे गए हैं, जानकारी चाहेंगे। धर्मांतरण के मामलों को रोकने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया है। देखिए पल्लवी, जिस तरीके से बीते एक वर्ष में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विशेष तौर से और मध्य उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को लेकर के मामले सामने आए थे और कई जगह बवाल होने की पूरी संभावना थी, लेकिन जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन की भूमिका रही, बवाल नहीं होने पाया। लेकिन उसको देखते हुए कहीं ना कहीं योगी सरकार महिलाओं की सुरक्षा को नजर में रखते हुए एक कानून लेकर के आई है। लव जिहाद इसलिए ये नाम नहीं दिया गया है क्योंकि कानूनन कोई ऐसी भाषा नहीं है। इसको नाम दिया गया है उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020। इसके अंतर्गत अगर कोई छल से कपट से बलपूर्वक या नाम बदल करके या प्रलोभन देकर के किसी भी जाति या धर्म की लड़की का विवाह दूसरे धर्म में कराता है तो कहीं ना कहीं सजा का प्रावधान बनाया गया है। और इसके लिए जो अधिकतम सजा है वो 5 साल तक की है और 15,000 रुपए तक का जुर्माना है। इसके अलावा अगर लड़की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की है तो 2 वर्ष की अधिकतम कम से कम सजा है और अधिकतम सजा जो है 10 वर्ष की होगी और जुर्माने राशि को बढ़ाया गया है, 25,000 रुपए किया गया है। सरकार का उद्देश्य है कि महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए और जिस तरीके से लव जिहाद के 100 से ज्यादा मामले पिछले वर्ष सामने आए हैं उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने कानून बनाया है और कहीं ना कहीं अब इसका कड़ाई से पालन भी कराया जाएगा। जी बिल्कुल पुनीत, और जैसे ही यह अध्यादेश जारी कर दिया गया है उसके बाद से प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आ रही हैं? बात विपक्षी दलों की करें या मुस्लिम संगठनों की करें तो क्या कुछ कहना है उनका? देखिए, अभी जो विधानसभा सत्र आगामी होने वाला है उसमें इस कानून को रखा जाएगा और कहीं ना कहीं विपक्ष का हंगामा साफ है क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो संजय सिंह है वो लगातार कह रहे हैं कि ये अधिकारों का हनन है, एक मानव के अधिकारों का हनन है कि 2 बालिग लोग किसी भी धर्म में किसी भी जाति में शादी कर सकते हैं और उसमें सरकार का या किसी भी समुदाय का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन योगी सरकार दावा कर रही है कि जिस तरीके से महिलाओं के मामले सामने आए और ज्यादातर मामलों में लव जिहाद का नाम निकल करके सामने आया, महिला को गुमराह किया गया था, दूसरा नाम बता करके शादी करी गई थी, जब महिला को असलियत पता चलती है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। महिलाओं की सुरक्षा को देखते हुए कहीं ना कहीं हम ये कदम उठा रहे हैं। और अगर सपा सरकार की बात करें तो पश्चिमी यूपी में सामूहिक धर्म परिवर्तन के कई मामले सामने आए थे, लेकिन अब अगर ऐसा होता है तो कम से कम 3 वर्ष की सजा होगी और अधिकतम 10 वर्ष की सजा होगी और जुर्माना राशि 50,000 रुपए होगी। पहले इन मामलों में देखा गया है कि जो बालिग लड़की रहती थी उसके परिजन अगर एप्लीकेशन देते तो कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन अब ब्लड रिलेशन का कोई भी अगर थाने में एप्लीकेशन देता है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा और आगे की कार्रवाई करी जाएगी। जी बिल्कुल पुनीत, प्रावधान तो ये भी है कि अगर किसी को दूसरे धर्म में शादी करनी है या धर्म परिवर्तन करना है तो 2 महीने पहले जिला अधिकारी को सूचित करना होगा, उसके बाद ये किया जा सकता है। देखिए, इसमें सीधे तौर पर जिस तरीके से विपक्ष आवाज उठा रहा था कि शादी और इन सब मामलों में सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उसको देखते हुए योगी सरकार ने एक आदेश, जो ये आदेश आया उसमें साफ तौर से एक बात क्लियर करी है कि जो लोग दूसरे धर्म में शादी करना चाहते हैं उनको 2 महीने पहले डीएम का एफिडेविट देना होगा, उसके बाद ही
जब नियम के यहाँ से संस्तुति हो जाएगी उसके बाद वो शादी कर सकते हैं, लेकिन जबरन और किसी तरीके से अगर प्रलोभन देकर के कोई मामला सामने आता है तो कहीं ना कहीं अगर कोई ब्लड रिलेशन का व्यक्ति एप्लीकेशन देता है तो मुकदमा दर्ज होगा और आगे की कार्रवाई करी जाएगी। जी बिल्कुल पुनीत, और ये तमाम जो अध्यादेश लेकर आई है योगी सरकार, क्या लग रहा है कितना कारगर साबित होने वाला है? क्योंकि एक जानकारी के मुताबिक 100 से ज्यादा केस अभी हाल ही के दिनों में लव जिहाद के सामने आए हैं यूपी में। देखिए पल्लवी, जिस तरीके से पिछले 1 वर्ष के दौरान 100 से अधिक मामले लव जिहाद के सामने आए हैं और कहीं ना कहीं योगी सरकार बैकफुट पर भी इन मामलों में आई है, क्योंकि महिला की हत्या को लेकर के या महिला के साथ जो रेप हुआ उसको लेकर के विपक्ष ने हंगामा किया है, चाहे वो सत्र हो या सोशल मीडिया हो या सड़क तक पर विपक्ष आया है। और अब ऐसे में कहीं ना कहीं महिला सुरक्षा की जो बात योगी सरकार ने करी थी, जब चुनाव होने वाले थे 2017 में जो वादे किए थे, अब योगी सरकार उन वादों को पूरा कर रही। देखिए योगी हिंदुत्व का चेहरा जाने जाते हैं और सीधे तौर पर जिस तरीके से 2017 की रैलियों में हमने उनको देखा था कि वो यूपी पश्चिम में भाषण दे रहे थे कि कैराना को कश्मीर नहीं बनने देंगे, और कहीं ना कहीं उन्होंने उस समय भी ये बात कही थी कि लव जिहाद जैसे मामले जो आएंगे अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इसके लिए सख्त कानून बनाएंगे। और जो योगी सरकार ने कहा है सीधे तौर पर अब वो कानून बनाया जा रहा है। अगर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं कठोर कार्रवाई भी होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। रुक करते हैं अगली खबर का। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए प्रशासन और भी ज्यादा सतर्क हो गया है। दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात में हवाई मार्ग और ट्रेन से मुंबई आने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर परीक्षण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही उन्हें राज्य में प्रवेश करने की अनुमति होगी। ये नियम 25 नवंबर से लागू कर दिया गया है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजित पवार द्वारा दीपावली के बाद कोरोना की दूसरी लहर की आशंका को देखते हुए लोगों की आवाजाही पर अंकुश लगाने के लिए ये नियम लागू किया गया है। दिल्ली, राजस्थान, गोवा और गुजरात के यात्री आज से आरटीपीसीआर परीक्षण के बाद ही मुंबई पहुंच रहे हैं। हवाई यात्रा कर मुंबई पहुंचने वाले सभी यात्रियों से एयरलाइंस कंपनियां बोर्डिंग पास देने से पूर्व आरटीपीसीआर रिपोर्ट की मांग करेगी और रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों से उनकी कोरोना रिपोर्ट मांगी जाएगी। रिपोर्ट देखने के बाद ही रेलवे स्टेशन से बाहर जाने की अनुमति मिलेगी। सड़क मार्ग से महाराष्ट्र आने वाले यात्रियों के लिए भी बॉर्डर पर स्क्रीनिंग की जाएगी और उसके बाद ही राज्यों में प्रवेश की अनुमति होगी। यात्रियों में कोरोना के लक्षण पाए जाने पर उन्हें वापस जाने या महाराष्ट्र में अपने खर्चे पर कोरोना टेस्ट करवाकर रिपोर्ट आने तक कोविड केयर सेंटर में रहना होगा। बता दें कि इस माह दिल्ली, गोवा, राजस्थान और गुजरात में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए सरकार और प्रशासन काफी सख्ती बरत रहे हैं। बताया जा रहा है कि अब आरटीपीसीआर जो परीक्षण है उसे अनिवार्य कर दिया गया है आज से। जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र में दूसरी बार फिर कोरोना जोर पकड़ लिया है और यही वजह है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री से बात करने के बाद इस मामले में गंभीरता लेते हुए उन तमाम नियम और गाइडलाइनों को जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में मुंबई की बात करें तो 800 पॉजिटिव केस जबकि 14 लोगों की मौत हुई है और महाराष्ट्र में आंकड़ा 4153 24 घंटे में आया है, जबकि 30 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। और यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार इस मामले में अब कोई लापरवाही नहीं बरतना चाहती है, चाहे महाराष्ट्र का बॉर्डर हो या फिर रेलवे लाइन हो या फिर हवाई यात्रा करने वाले हो। इन तमाम लोगों के लिए जो गाइडलाइन जारी की गई है, साथ ही बृहन मुंबई महानगर पालिका के साथ तालमेल बनाकर सारी सख्ती बरती जा रही है। जी बिल्कुल मुरारी, अब ये जानकारी आपसे हम जानना चाहेंगे कि अस्पतालों की फिलहाल क्या कुछ स्थिति है महाराष्ट्र में, क्योंकि कल बड़ी बैठक भी हुई प्रधानमंत्री के साथ, तो क्या कोई खास जानकारी निकलकर सामने आई है? देखिए, अस्पतालों को लेकर के बृहन मुंबई महानगर पालिका और डॉक्टरों के साथ में बैठक हुई है। जो नए कोविड सेंटर बनाए गए थे उन्हें नियंत्रण चालू रखने के लिए कहा गया है। साथ ही जैसे मुंबई के उत्तर मुंबई की बात करें या फिर मुलुंड, घाटकोपर, चेंबूर, इन इलाकों में जो नए पेशेंट पाए जा रहे हैं उन्हें लेकर के उनके इलाके में भी जो है कि सर्च ऑपरेशन किया जाए, सारे लोगों का चेकअप किया जाए ताकि जल्द से जल्द जो है कि नियंत्रण पाया जा सके। तो महाराष्ट्र सरकार हर संभव प्रयत्न कर रही है ताकि स्थिति सामान्य बनी रहे। जी बिल्कुल, और रेलवे स्टेशन पर क्या कुछ खास व्यवस्थाएं की गई है मुरारी, आपसे जानकारी चाहेंगे।
रेलवे स्टेशन की बात करें पल्लवी, तो वहां पर रेलवे के जवान जो है तैनात किए गए हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर बीएमसी के डॉक्टर कर्मचारी हैं जो आने जाने वालों के जो डॉक्यूमेंट है, उनके जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे चेक किया जा रहा है और उनके कोरोना परीक्षण के लिए उन्हें ले जाया जा रहा है। तो रेलवे के स्टेशनों के बाहर भी सुरक्षा के साथ साथ कोविड से रिलेटेड सारे डॉक्टर और बीएमसी कर्मचारी तैनात हैं। जी बिल्कुल मुरारी, ये भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, ये कहा जा रहा है कि रेलवे स्टेशन पर आपको अपनी आरटीपीसीआर टेस्ट की रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर कोई रास्ते में ही कोरोना संक्रमित हो जाता है तो उसका कैसे पता लगेगा? देखिए, ऐसे चीजों के लिए बीएमसी के डॉक्टर, यही वजह है कि वहां पर बीएमसी के द्वारा टीम तैनात की गई है ताकि उनके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है, अगर रास्ते में वो कोविड का शिकार होते हैं तो उनका परीक्षण रेलवे स्टेशन पर किया जाए या उन्हें 14 दिन के लिए क्वारंटीन किया जाए। तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बीएमसी तमाम रणनीति के तहत स्टेशनों सहित रेलवे स्टेशन या फिर एयरपोर्ट कहें तो हर जगह पर चुस्त और दुरुस्त है। जी बिल्कुल, और ये भी आपसे हम जानकारी चाहेंगे कि कल प्रधानमंत्री की जो बैठक हुई थी उसमें खुद उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो बैठक हुई। बताया जा रहा है कि बैठक में उन्होंने कोविड की जो अब दवाई आने वाली है, जो टीकाकरण है, उसको लेकर बातचीत की है। कुछ जानकारी मिली है कि किस तरह की क्या कुछ बातचीत हुई, किस तरह से ये टीकाकरण वितरित होगा, क्या कुछ जानकारी? देखिए, उद्धव सरकार की तरफ से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं किया गया है कि प्रधानमंत्री द्वारा क्या कुछ बातचीत की गई है, लेकिन जिस तरीके से वैक्सीन की बात कही गई थी, प्रधानमंत्री ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं कर ली गई है सही समय पर और हर जगह पर एक साथ ये वैक्सीन पहुंचेगी। किसी भी प्रकार की कोई राजनीति तूल इस मामले में नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कहा कि हम सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आह्वान करता हूं कि इस बीमारी को हल्के में न लें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और जो दवा तैयार की जा रही है वो दवा एक साथ हर जगहों पर पहुंचेगी और किसी भी प्रकार की कोई राजनीतिक तुलना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि मुंबई में सख्ती और भी ज़्यादा बढ़ती गई है। ये जानकारी मिल रही है कि अब मुंबई आने वाले यात्रियों को अपना आरटीपीसीआर परीक्षण कराना अनिवार्य है और उसकी रिपोर्ट जब दिखाई जाएगी उसके बाद ही उन्हें मुंबई में प्रवेश की अनुमति होगी, अन्यथा उन्हें मुंबई में प्रवेश की अनुमति नहीं है। तो सख्ती यहाँ उद्धव सरकार बरतती हुई नजर आ रही है। बीएमसी भी पूरी तरह से मुस्तैद है। दिल्ली में जिस तरह से आंकड़े बढ़े हैं, उन आंकड़ों को देखते हुए अब किसी भी तरह का कोई जोखिम मोल लेने के मूड में उद्धव सरकार नजर नहीं आ रही है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार लगातार जारी है, जिसकी तस ये स्थिति बनी हुई है। लगातार 5वें दिन राजधानी में 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई है। प्रदूषण और सर्दियों की वजह से कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ है। नोएडा के बाद गाजियाबाद बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने वाले लोगों की अब रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली की सर्दियां इस बार कोरोना संकट के साथ आई हैं। वहीं दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और तापमान गिर रहा है और जहरीली हवा की वजह से मरीजों की हालत और भी ज्यादा गंभीर होती जा रही है।
नवंबर में ठंड ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कुल मिलाकर दिल्ली इस वक्त महामारी, बदलते मौसम और बढ़ते प्रदूषण के साथ 3 मोर्चे पर लड़ाई लड़ रही है। प्रदूषण को लेकर जारी अलर्ट भी खतरे की आशंका बढ़ाने वाला है। 15 नवंबर को दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्थिति पर पहुंच सकता है। ये हालत कोरोना की चपेट में आए मरीजों के लिए घातक साबित हो रही है। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 109 लोगों की मौत हुई है। वहीं एक दिन में 6,224 नए मामले सामने आए हैं। दिल्ली में अब तक कोरोना के कुल मामले 5,10,000 को पार कर चुके हैं। दिल्ली में इस वक्त 38,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो इस समय दिल्ली 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ रही है। लगातार यहाँ पर हालात जो हैं खराब होते जा रहे हैं। तो दिल्ली में कोरोना की जानलेवा रफ्तार जस की तस बनी हुई है। लगातार 5वें दिन राजधानी में 24 घंटे के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। प्रदूषण और सर्दियों की वजह से कोरोना के फैलने का खतरा बना हुआ है। नोएडा के बाद गाजियाबाद बॉर्डर पर भी दिल्ली से आने वाले लोगों की रैंडम टेस्टिंग की जा रही है। दिल्ली की सर्दियां इस बार कोरोना संकट के साथ आई हैं। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, तापमान गिर रहा है और जहरीली हवा की वजह से मरीजों की हालत और भी ज्यादा गंभीर हो रही है। नवंबर में ठंड ने पिछले 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी समय लाइव जुड़ गए हैं। राजीव, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। फिलहाल कोरोना को लेकर क्या कुछ स्थिति है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर कोरोना की स्थिति अभी भी कंट्रोल से बाहर होती चली जा रही है, क्योंकि लगातार 24 घंटे के अंदर 6-6 हजार पेशेंटों की गिनती होना तो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए मुश्किल खड़ी कर रहा है। मगर वही बात कह रहे हैं, जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने निरंतर कोशिश की है, यानी कि मास्क बांटने की प्रक्रिया की जा रही है। यहाँ तक कि इसके अंदर अब बीजेपी के जो नेता है वो भी शामिल होते जा रहे हैं और कई लोगों को जागरूक करने के लिए कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल बैठक हुई थी, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और अमित शाह की जो बैठक हुई थी, उसके अंदर जो तमाम 8 राज्यों के जो मुख्यमंत्री शामिल हुए थे, उनको तमाम जो सुविधाएं थी वो उसके लिए कहा गया है कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत होती है किसी भी राज्य को तो केंद्र सरकार को बता सकते हैं। और केंद्र सरकार ने, यहाँ तक दिल्ली सरकार ने 1,000 बेड की और व्यवस्था करने के लिए केंद्र सरकार से अपील की है। मगर केंद्र सरकार ने, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है दिल्ली को कि आप कहीं ना कहीं जनता को जागरूक कीजिए, ताकि जो पहले स्थिति थी कंट्रोल करने के लिए जिस समय लॉकडाउन लगाया था उस समय जनता ने भरपूर सहयोग दिया था, क्योंकि हर बार यही कहा गया था कि आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, मास्क का यूज करना है, सैनिटाइजर और साबुन का यूज करना है। वही स्थिति अब दोबारा से उत्पन्न हो चुकी है और दोबारा से लोगों को जागरूक करने के लिए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार को कहा है। और दिल्ली सरकार कोशिश जरूर करती नजर आ रही है, क्योंकि जनता को कहीं ना कहीं समझाती हुई नजर आ रही है और मास्क तक बांटने की कुछ प्रक्रिया अपनाई जा रही है और टेस्टिंग की प्रक्रिया भी बढ़ाई जा रही है। तो कहीं ना कहीं जनता जो अनदेखी कर रही है दिल्ली के अंदर, वो कहीं ना कहीं इसकी चिंताओं को बढ़ा रहा है। क्योंकि अगर जनता थोड़ी सी और जागरूक हो जाए तो शायद कोरोना की स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है। जी, लेकिन बात यहाँ पर यह है राजीव, दिल्ली ना सिर्फ कोरोना से बल्कि अन्य मोर्चों पर भी लड़ाई लड़ रही है। बढ़ती सर्दी, देखिए नवंबर में ही इतनी ज्यादा सर्दी पड़ी कि 17 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इसके अलावा प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की स्थिति फिलहाल क्या कुछ कह रही है? 25 नवंबर यानी आज ही का दिन प्रदूषण के लिए बताया जा रहा है कि गंभीर श्रेणी में पहुंच सकता है। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली कहीं ना कहीं 3 तरफा की लड़ाई लड़ रहा है। यानी कि जो दिल्ली की जनता है वो 3 तरफा की लड़ाई लड़ रही है। एक कोरोना से, दूसरी पॉल्यूशन से, तीसरी अब जो ठंड का कहर पड़ रहा है। यानी कि 17 साल का जो रिकॉर्ड टूट रहा है ठंड की वजह से, वो कहीं ना कहीं अब दिक्कतें आएंगी दिल्ली को। और क्योंकि आने वाले दिनों के अंदर और ज्यादा ठंड का कहर पड़ेगा और कहीं ना कहीं दिक्कतें सबसे ज्यादा उन लोगों को आएगी जो रोड के किनारे यानी सड़कों के किनारे पर रहने के मजबूर होते हैं, या फिर रैन बसेरे के अंदर रहने के मजबूर होते हैं, या फिर ग्रामीण इलाके यानी कि जहां पर सुविधाएं कम होती हैं और ठंड ज्यादा पड़ती है, कहीं ना कहीं उन लोगों को दिक्कतें आएंगी। मगर बात करें दिल्ली की तो दिल्ली के अंदर अभी 3 तरफा मार जरूर पड़ रही है, मगर कहीं ना कहीं जनता अभी भी जूझती नजर आ रही है। क्योंकि एक तरफ तो पॉल्यूशन का स्तर जो आज यानी कि 25 नवंबर है, तो आज का दिन कहा गया था कि पॉल्यूशन का स्तर आज बढ़ेगा। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता चला जा रहा है और जो सिविल डिफेंस के लोग लगाए गए थे रेड लाइट पे, यानी कि रेड लाइट ऑन और गाड़ियां ऑफ,
जो प्रक्रिया थी वो कहीं ना कहीं अब सुस्त नजर आ रही है, क्योंकि तमाम जो सरकारी अधिकारी हैं, यानी कि सिविल डिफेंस के हो गए या फिर जो एसडीएम के द्वारा जो नियुक्त किए गए थे, वो तमाम अभी कहीं ना कहीं लापरवाही करते नजर आ रहे हैं। क्योंकि अब गाड़ियों को रोकने के लिए, ऑफ करने के लिए नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ एक साइड में होर्डिंग लगा देते हैं और उसके बाद में सिर्फ सिविल डिफेंस के जवान भी शायद नहीं खड़े हो पाते हैं। तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही हैं, मगर जनता को समझना होगा किस तरीके से पालन करना है, किस तरीके से अपने आप को बचाना है, कोरोना से ही बचाना है, पॉल्यूशन से ही बचाना है और यहां तक कि ठंड से भी बचना है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सरकार आगे कदम उठाए ताकि जनता को कुछ ना कुछ राहत मिल सके। जी, जानकारी मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल ने कल हुई बैठक में प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की है कि प्रदूषण के मसले पर भी आप दखल दें और इसके लिए कोई कड़ा कदम उठाएं। तो क्या ये माना जाए कि प्रदूषण से निपटने के लिए केजरीवाल सरकार केंद्र सरकार से मदद मांग रही है? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज तो स्पष्ट है, दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार पॉल्यूशन को लेकर, यानी कि पराली को लेकर भी कहीं ना कहीं और राज्यों से और केंद्र सरकार से गुहार लगाती पहले भी देखी गई थी और अब भी देखी जा रही है। क्योंकि हर साल पराली जलती है और हर साल यही कह सकते हैं, यही रह की राजनीति हो जाती है। क्योंकि पराली इस शहर में जल रही है, पराली उस शहर में जल रही है और दिल्ली की जो आबो हवा है वो खराब होती चली जाती है। मगर बात करें जिस तरीके से अब कल जो बैठक हुई थी उसके अंदर अरविंद केजरीवाल ने 1000 बेडों के साथ साथ एक चीज और केंद्र सरकार से गौर करने के लिए कहा था कि केंद्र सरकार पराली के मुद्दे पर भी गौर करे और राज्य सरकारों को ऑर्डर दे ताकि वो पराली को जलाने से कम रोक सके। मगर जिस तरीके से दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ रहा है, दिल्ली सरकार की 3 तरफा मुश्किलें खड़ी होती नजर आ रही है। क्योंकि पॉल्यूशन का स्तर भी बढ़ रहा है, उसको लेकर भी दिल्ली सरकार की मुश्किलें खड़ी हो रही है। बात करें ठंड की वजह से तो ठंड का कहर भी बढ़ रहा है, तो जनता कहीं ना कहीं उससे भी जूझती नजर आ रही है और दिल्ली सरकार जनता के लिए भी सोचेगी। क्योंकि जिस तरीके से रैन बसेरे कम पड़ते चले जा रहे हैं, अब दिल्ली सरकार की और ज्यादा मुश्किलें बढ़ रही है। बात करें कोरोना की, तो कोरोना का भी कहर दिल्ली के अंदर बढ़ता चला जा रहा है और वही दिल्ली सरकार अभी भी जनता को जागरूक करने की कोशिश कर रही है, मगर जनता कहीं ना कहीं अभी भी लापरवाही करती नजर आ रही है। क्योंकि दिल्ली के अंदर तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी अस्पतालों के अंदर कोरोना की बेड जो कम पड़ रहे हैं, पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, एक तरफ ठंड का कहर बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जनता अभी भी जूझ रही है। जनता शायद केंद्र सरकार से और दिल्ली सरकार से उम्मीद लगा के बैठी हुई है कि उनके लिए कुछ ऐसा सोचा जाए जिससे परिस्थिति से बाहर से निकल सके और 2 वक्त की रोटी कमा सके। जी, आखिरी सवाल है राजीव, अभी बेड की मांग की गई है, अतिरिक्त बेड की, तो कब तक मिल जाएंगे ये बेड? कोई जानकारी मिल पाई है? केंद्र सरकार ने कब तक बेड देने का भरोसा दिया है? देखिए, बिल्कुल दादा, जिस तरीके से 1000 बेड की जो और डिमांड की गई है, पहले और डिमांड की गई थी तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने 750 बेड देने का वादा जरूर किया था, मगर अभी 250 बेड ही दिए गए केंद्र सरकार की तरफ से। मगर बात करें जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने केंद्र से अपील की है कि 1000 बेड और मुहैया कराए जाए, मगर अभी केंद्र सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया है कि हम कोशिश करेंगे अगर स्थिति को कंट्रोल करने की और 1000 बेड देने की। मगर कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा इशारा भी दे दिया है दिल्ली सरकार को कि दिल्ली सरकार लोगों को जागरूक करे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहे और सैनिटाइजर का यूज करने के लिए कहे, मास्क का यूज करने के लिए कहे, तभी बिल्कुल, अभी जागरूकता ही एकमात्र उपाय है, उससे ही दिल्ली वासी अब खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। ना सिर्फ दिल्ली सरकार, एएनबी न्यूज भी यही अपील करता है बार बार अपने दर्शकों से कि ध्यान रखें, अभी कोरोना गया नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े। तो आपको बता दें कि दिल्ली वासी इस समय 3 मोर्चों से लड़ रहे हैं। कोरोना तो है ही, इसके अलावा ठंड का कहर भी यहाँ लगातार बढ़ता जा रहा है और बढ़ते वायु प्रदूषण ने भी दिल्ली वासियों का जीना मुहाल किया हुआ है। तो ऐसे में एएनबी न्यूज की आपसे यही अपील है कि खुद को सुरक्षित रखें, तभी आप अपने परिवार को सुरक्षित रख पाएंगे। और जो भी कोरोना गाइडलाइंस और नियम दिए गए हैं, बेवजह एक तो घरों से बाहर ना निकले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जो भी नियम कायदे कानून इस समय केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उनका पालन करें, तभी आप सुरक्षित रह पाएंगे। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।